साल था 1524। एक रानी ने एक अदृश्य रेखा की रक्षा के लिए पहाड़ से छलांग लगा दी। और आज मतलब 2026 में बाल्टिक सागर के ऊपर लड़ाकू विमान एक दूसरी अदृश्य रेखा को परखने के लिए हवा में गश्त लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम इंसान हमेशा लकीरों के लिए लड़ते आए हैं, है ना? कुछ नक्शों पर खींची होती हैं, कुछ हमारे कानूनों में, और कुछ तो उन शब्दों में जो हमारे राजनेता इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही बात है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम 22 अप्रैल 2026 के असम ट्रिब्यून समाचार पत्र से कुछ ऐसे ही अहम मुद्दों को खंगालने वाले हैं। हाँ, मतलब इतिहास से लेकर कूटनीति तक ये घटनाक्रम ऊपर से भले ही अलग लगें, लेकिन गहराई में ये सब इसी बात से जुड़े हैं कि हम अपनी सीमाएं तय कैसे करते हैं। जब हम किसी क्षेत्र के इतिहास, वहाँ की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमें बड़े पैटर्न नजर आने लगते हैं। तो भाई इस विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस 1524 वाली घटना से। अभी 21 अप्रैल को पूरे असम में, मतलब ढकुआ खाना से लेकर डिब्रूगढ़ तक 503वां वीरांगना सती साधनी दिवस मनाया गया। हाँ, सती साधनी चुतिया या जिसे सुतिया राजवंश भी कहते हैं, उसकी महान और अंतिम रानी थी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक और ऐतिहासिक बरसी नहीं है, इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल। अगर हम 15वीं और 16वीं सदी के असम के भू राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो चुतिया राजवंश मध्यकालीन असम का एक बेहद समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उनकी राजधानी सादिया में थी, है ना? हाँ, सादिया में। लेकिन सत्ता का संतुलन कभी एक जैसा नहीं रहता। 1524 में अहोम साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और अहोम राजा सुहुंगमुंग, जिन्हें डिहिंगिया रोजा भी कहा जाता है, उन्होंने चूतिया राज्य पर एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया। और इसी युद्ध में रानी साथनी के पति राजा नित्यपाल की मृत्यु हो गई। अब रानी के सामने एक बहुत ही सीधा विकल्प था। वो आत्मसमर्पण कर सकती हैं। वो अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता को अहोम साम्राज्य का हिस्सा बनने दे सकती थी। शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने सादिया के पास चंद्रगिरी पहाड़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी। मतलब ये मुझे समुंदर में घिरे उस जहाज के कप्तान की याद दिलाता है, जो दुश्मन के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने जहाज के साथ ही डूबना पसंद करता है। बिल्कुल वही। और संप्रभुता के लिए दिया गया वो बलिदान 5 सदियों बाद आज भी कैसे काम कर रहा है, ये देखना सच में दिलचस्प है। आज जब लोग श्रद्धांजलि सभाओं में पारंपरिक एरी और मुगा रेशम पहनकर आते हैं, तो वो सिर्फ एक परिधान नहीं पहन रहे होते, वे एक सामूहिक स्मृति को धारण कर रहे होते हैं। हाँ, और सिर्फ कपड़े ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में जो ऐतिहासिक भीष्मनगर किला है ना, जिसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, उसे संरक्षित करने की मांग भी इसी कड़ी का हिस्सा है। वो किला सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं है, वो एक सभ्यता के गौरव का भौतिक प्रमाण है। और असम सरकार ने कला और संस्कृति के लिए जो सती साधनी पुरस्कार शुरू किया है, उसका तंत्र भी तो यही है। बिल्कुल। ऐतिहासिक स्मृतियां हवा में तो जीवित नहीं रह सकती, उन्हें संस्थानों, पुरस्कारों और पुरातात्विक स्थलों के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंचाना पड़ता है। रानी साधनी ने जो भौगोलिक सीमा खोदी थी, उसे उन्होंने एक सांस्कृतिक सीमा में बदल दिया, जो आज भी अटूट है। अब देखिए, जब कोई राज्य अपनी जमीन या भौतिक सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाता, तो उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। सही बात है। लेकिन क्या होता है जब एक लोकतंत्र अपने आंतरिक राजनीतिक सीमाओं को सही ढंग से नहीं खींच पाता? जमीन तो सुरक्षित रहती है, लेकिन उस पर रहने वाले लोग अपनी आवाज खो देते हैं। और यही वो डर है जो इस वक्त पूर्वोत्तर भारत में परिसीमन या डीलिमिटेशन को लेकर सुलग रहा है। राज्यसभा सांसद प्रमोद बोरो ने इस पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण सामने रखा है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 चर्चा के केंद्र में है। असल में परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने का एक गणितीय तरीका है और आमतौर पर इसका आधार विशुद्ध रूप से जनसंख्या होती है। जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा आबादी, वहां संसद या विधानसभा में उतनी ज्यादा सीटें। लेकिन यहां मैं थोड़ा इस तर्क को चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मतलब लोकतंत्र का बुनियादी उसूल तो यही है ना, एक इंसान एक वोट। अगर उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों की आबादी ज्यादा है, तो गणित के हिसाब से उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी ही चाहिए। ये तर्क कागज पर तो सही लगता है। तो फिर पूर्वोत्तर को एक अलग गणितीय चश्मे से क्यों देखा जाए? अगर हम परिसीमन के लिए एक ही फॉर्मूला पूरे देश पर लागू करते हैं, तो इसमें गलत क्या है?
ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहीं लोकतंत्र का सिद्धांत और जमीनी हकीकत आपस में टकराते हैं। अगर हम सिर्फ आबादी का मैकेनिकल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये मैदानी राज्यों के लिए तो ठीक है, जो घनी आबादी वाले हैं। हाँ, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक और जनसांख्यिकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। वहाँ का भूभाग जटिल है और वहाँ सैकड़ों अलग-अलग जनजातीय समुदाय रहते हैं। तो अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें तय होंगी तो ये छोटे समुदाय क्या चुनावी नक्शे से गायब हो जाएंगे? बिल्कुल, उनका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या ये ऐसा है कि हम पूरे देश को एक ही नाप की टी शर्ट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। जो बड़े और भारी राज्य हैं उन्हें तो वो फिट आ जाएगी, लेकिन विविधता से भरे छोटे राज्यों का वो टी शर्ट दम घोट देगी। एकदम सही। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की स्थिति को ही देख लीजिए। वहाँ लगभग 40 लाख की आबादी है, जिसमें 26 से अधिक अलग-अलग समुदाय शामिल हैं। और वो 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं ना? हाँ, साथ ही 2020 के बोडो शांति समझौते के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की सदस्य संख्या 40 से बढ़ाकर 60 करने की बात है। अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय औसत देखेंगे तो ये मांगे अनुपात से बाहर लग सकती हैं। लेकिन स्थानीय शांति और इन विविध समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए ये अनिवार्य है। सांसद बोरो ने मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, पूरी लोकसभा में इनके पास केवल एक सीट है। अगर आबादी ही पैमाना रही तो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आवाज तो कभी सुनी ही नहीं जाएगी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ विशेष प्रावधान किए थे। छठी अनुसूची या 6th शेड्यूल इसी का एक हिस्सा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये छठी अनुसूची जमीन पर काम कैसे करती है? इसे आप एक तरह का स्थानीय मिनी संविधान मान सकते हैं। ये चुनिंदा आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता देता है कि वे अपने पारंपरिक कानूनों, जमीन के अधिकारों और रीति रिवाजों का प्रबंधन खुद कर सकें। अच्छा, ताकि वे मुख्य धारा की विशाल आबादी के प्रभाव में विलीन न हो जाएं। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 81, 330 और 332 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करते हैं और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग से ये सुनिश्चित करने को कहा जाता है कि इन क्षेत्रों को विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिले। तो मतलब असली समावेशी संघवाद वही है जहां अल्पसंख्यक समुदायों को भी लगे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका सीधा हाथ है। एकदम सही। अब देखिए, सही प्रतिनिधित्व की लड़ाई तो संसद के अंदर लड़ी जाती है, लेकिन जब वही राजनेता चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच जाते हैं तो वे अपनी भाषा और नैतिकता की कौन सी सीमाएं लांघते हैं? ये सच में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है और इसे केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की पहली नामित क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मैथिली हजारिका ने उठाया है। डॉक्टर हजारिका का विश्लेषण हमारे रोजमर्रा के राजनीतिक विमर्श की उस गहरी खामी को उजागर करता है जिसे हमने सामान्य मान लिया है। हाँ, राजनेता अक्सर अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए पागल या मानसिक रूप से अस्थिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही बेपरवाही से करते हैं। लेकिन देखिए, राजनेता तो हमेशा से एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे हैं। नाम रखना, ताने मारना, ये तो राजनीति का हिस्सा रहा है। तो फिर डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया या पागलपन जैसे शब्दों का इस्तेमाल इतना खतरनाक क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। मतलब अगर कोई किसी को चोर या भ्रष्ट कह रहा है तो मानसिक रूप से अस्थिर कहना उससे अलग कैसे है? दोनों में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। भ्रष्टाचार एक अपराध है, एक विकल्प है जो इंसान खुद चुनता है। लेकिन मानसिक बीमारी कोई विकल्प नहीं है, वो एक मेडिकल कंडीशन है। ये बात तो है। अगर कोई नेता मंच से किसी की शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाए कि फलां व्यक्ति चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो समाज तुरंत उस पे टूट पड़ेगा। हाँ, तब तो हंगामा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्दों को गालियों की तरह इस्तेमाल करना हमें नहीं खटकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्पष्ट कहना है, चाहे वो उनका DSM-5 हो या ICD-11 मैनुअल, कि मानसिक बीमारियां दिमाग के रसायन और आनुवांशिकी का परिणाम है। मतलब ये किसी व्यक्ति के चरित्र की कमी नहीं है? एकदम नहीं। और जब बड़े मंचों से इन बीमारियों का मजाक उड़ता है तो जाहिर है जो व्यक्ति सच में इन बीमारियों से जूझ रहा है
वो समाज के डर से छिपने लगता है, वो मदद मांगने से हिचकिचाता है। हाँ, ये तो एक तरह से कलंक या स्टिग्मा को आधिकारिक मान्यता देने जैसा है। और ये स्थिति और भी निराशाजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये उस देश में हो रहा है जहां मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लागू है। ये तो एक ऐतिहासिक कानून था ना, जिसने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। बिल्कुल, और इलाज में गरिमा को सर्वोपरि रखा था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में एक स्वस्थ मानसिक जीवन का अधिकार भी शामिल है। यानी जो कानून निर्माता संसद के वातानुकूलित कमरों में बैठकर गरिमा और गैर भेदभाव वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, वही लोग चुनाव रैलियों में उस कानून की मूल भावना को पैरों तले रौंद देते हैं। ये सिर्फ दोहरे मापदंड का मामला नहीं है, ये सार्वजनिक संवाद की गिरती हुई मर्यादाओं का एक सीधा संकेत है। और ये भी दर्शाता है कि एक समाज के रूप में हमारी सहानुभूति की सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। और जब हम सहानुभूति की बात कर रहे हैं तो ये दायरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। हमारी ये नैतिक सीमाएं इंसानों से आगे बढ़कर जानवरों तक भी पहुंचती हैं। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जहां परंपरा और आधुनिक कानून आपस में टकराते हैं। हाँ, बात हो रही है असम में होने वाली भैंसों की लड़ाई की, जिसे मोहजुज कहा जाता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजन मोनी कलिता ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और ये रोक पीटा इंडिया द्वारा दायर की गई एक याचिका के आधार पर लगाई गई है ना? बिल्कुल। और इस याचिका में जो साक्ष्य दिए गए हैं वे सच में विचलित करने वाले हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे खून से लथपथ भैंसों को मोटे डंडों से पीटा जाता है। उनकी नाक की रस्सियों को बेरहमी से खींचा जाता है ताकि उन्हें जबरन लड़ने के लिए उकसाया जा सके। ये सीधे तौर पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन है। ये कानून तो काफी पुराना है। क्या इसे लागू करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा है जो जमीन पर काम करता है? हाँ, इसी कानून के तहत 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय हरियाणा के बल्लभगढ़ में है। अच्छा। 28 सदस्यों वाला ये बोर्ड दशकों से इस बात की पैरवी कर रहा है कि मनोरंजन के नाम पर जानवरों को अनावश्यक पीड़ा न दी जाए। लेकिन देखिए, यहाँ मैं फिर से डेविल्स एडवोकेट यानी विरोधी तर्क रखना चाहूंगा। मोहजुज कल शुरू हुआ कोई नया शौक तो नहीं है। हाँ, ये तो है। माघ बिहू जैसे फसल त्योहार जब आते हैं तो ये आयोजन उस उत्सव के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा होते हैं। सदियों से लोग फसल कटने की खुशी ऐसे ही मनाते आए हैं। तो क्या किसी वातानुकूलित अदालत में बैठकर किसी समुदाय के सदियों पुराने सांस्कृतिक कपड़े से अचानक एक धागा खींच लेना सही है? डर तो यह है कि उस एक धागे के खिंचने से पूरी बुनावट ही उधड़ सकती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये चिंता बहुत ही स्वाभाविक है और यही कारण है कि ये मामला इतना संवेदनशील है। लेकिन न्यायपालिका का काम सिर्फ कानूनों को अक्षरशः लागू करना नहीं है, तो और क्या है? कि परिभाषा को भी अपडेट करना होता है। मतलब जो चीजें 200 साल पहले समाज को सामान्य लगती थीं, आज के आधुनिक और संवेदनशील युग में वे बर्बर लग सकती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जल्लीकट्टू फैसला है ना? बिल्कुल, जिसमें तमिलनाडु में बैलों को काबू में करने वाले खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही मुर्गों की लड़ाई और बैलगाड़ी की दौड़ पर भी कड़ा रुख अपनाया गया था। उस फैसले ने एक स्पष्ट लकीर खींच दी थी। अदालत का तर्क ये है कि कोई भी परंपरा, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, किसी मूक जानवर को अनावश्यक दर्द देने को सही नहीं ठहरा सकती। हाँ, हालांकि हम देखते हैं कि कुछ राज्य अपने स्थानीय कानूनों में संशोधन करके कड़े नियमों के साथ इन खेलों को वापस लाते हैं। हाँ, वो तो चलता रहता है। लेकिन ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर रस्साकशी है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम एक समाज के रूप में अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखने और एक अधिक दयालु दुनिया बनाने के बीच संतुलन खोजने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब स्थानीय परंपराओं की इन जटिलताओं से बाहर निकलकर अब हम उस सीमा की ओर रुख करते हैं जहां तनाव का स्तर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र। हाँ, 21 अप्रैल 2026 को बाल्टिक सागर के ऊपर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर की सेनाओं को अलर्ट कर दिया। नेटो बलों ने रूसी रणनीतिक बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों के एक पूरे बेड़े को इंटरसेप्ट किया, है ना? बिल्कुल। इस बेड़े में 2 Tu-22 M3 रणनीतिक बम वर्षक थे और साथ में लगभग 10 सुखोई फाइटर जेट्स,
जिसमें SU-30 और SU-35 शामिल थे। बाप रे। और नाटो की तरफ से जवाब देने के लिए लिथुआनिया के बेस से फ्रांसीसी राफेल विमान उड़े और देखते ही देखते स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, डेनमार्क और रोमानिया के लड़ाकू जेट्स भी इस कार्रवाई में शामिल हो गए। हाँ, ये सब बहुत तेजी से हुआ। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे नाटो ने आसमान में कोई ग्लोबल नेबरहुड वॉच बना रखी है। मतलब मिनटों के भीतर अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान हवा में तैनात हो गए। लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान कुछ और ही कहानी कहता है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि उनकी उड़ान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत थी। वे तटस्थ जल यानी न्यूट्रल वाटर्स के ऊपर थे और ये उड़ान 4 घंटे तक चली। अगर वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, जिसे हम अक्लॉस कहते हैं, उसके तहत तटस्थ क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे, तो फिर नाटो को इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ी? देखिए, इस पूरी घटना का असली मैकेनिज्म यही छुपा है। जब कोई सैन्य विमान उड़ान भरता है तो उसमें ट्रांसपॉन्डर नाम का एक उपकरण होता है। अच्छा। ट्रांसपॉन्डर विमान की डिजिटल पहचान बताता है, वो कौन है, किस ऊंचाई पर है और कहाँ जा रहा है। समस्या तब होती है जब रूसी विमान अक्सर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके उड़ान भरते हैं। ओह, और नागरिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कोई संवाद नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। यानी वे तकनीकी रूप से किसी देश की सीमा में नहीं घुसे, लेकिन वे आसमान की बत्तियां बुझाकर अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हाँ, ये अंधेरे में आंख मिचोली खेलने जैसा ही है, जहां आसमान में नागरिक उड़ानों से टकराने का सीधा खतरा पैदा हो जाता है। समझ गया। इसी वजह से नाटो को अपने विमान भेजने पड़ते हैं ताकि वे भौतिक रूप से अपनी आंखों से देखकर पहचान कर सकें कि वो विमान कौन से हैं और उनका रास्ता क्या है। नाटो इसे रक्षात्मक सतर्कता कहता है और बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन 2004 से यही कर रहा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाटो का आकार अब बहुत बदल चुका है। 1949 में वॉशिंगटन संधि से जो गठबंधन शुरू हुआ था, वो 2026 आते आते 32 देशों का एक महाकाय समूह बन चुका है। बिल्कुल। फिनलैंड और स्वीडन, जो कभी तटस्थ रहने की कस्में खाते थे, 2023 और 24 में नाटो के सदस्य बन गए। मतलब रूस ने जो युद्ध नाटो के विस्तार को रोकने के लिए शुरू किया था, उसी ने नाटो को सीधा रूस की बाल्टिक सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये पूरी उड़ान कोई भटका हुआ रास्ता नहीं थी। ये जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है। शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल। रूस अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और ये दिखा रहा है कि वो बाल्टिक क्षेत्र में अभी भी एक बड़ी ताकत है। और दूसरी ओर नाटो क्या कर रहा है? नाटो अनुच्छेद 5 का संदेश दे रहा है, सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, कि एक पर हमला सभी पर हमला। इतने सारे देशों के विमानों का एक साथ उड़ान भरना रूस को एक सीधा संदेश है कि नाटो की सीमाएं पूरी तरह से अभेद्य हैं। तो कुल मिलाकर ये आसमान में लड़ी जा रही एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। बिल्कुल सही। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने सीमाओं के हर उस रूप को देखा जो हमारे जीवन, समाज और दुनिया को आकार देता है। हमने देखा कि कैसे 1524 में एक रानी ने अपनी संप्रभुता की रेखा की रक्षा के लिए पहाड़ों से छलांग लगा दी, और कैसे आधुनिक भारत में परिसीमन का गणितीय फॉर्मूला पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक और भौगोलिक हकीकत से टकरा रहा है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि कैसे हमारे नेता मंचों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्दों का हथियार की तरह इस्तेमाल करके सार्वजनिक संवाद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। और हमने पुरानी परंपराओं और नए पशु कल्याण कानूनों के बीच के उस कानूनी फासले को देखा जो लगातार बदल रहा है। और अंत में हमने बाल्टिक सागर के ऊपर मंडराते उन बम वर्षकों की उड़ान का विश्लेषण किया जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के एक बेहद नाजुक और खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा हैं। सच में मानव सभ्यता का इतिहास ही लगातार अपनी सीमाएं और रेखाएं फिर से खींचने की कहानी है। चाहे वो रेखाएं नक्शों पर खींची गई हों, हमारे संविधान के पन्नों पर हों या हमारी स्वीकार्य भाषा के दायरे में हों। सही कहा। तो अंत में श्रोताओं के लिए ये एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। जिस गति से दुनिया बदल रही है, तकनीक और इंसान की सोच विकसित हो रही है, आने वाले दशक में वो कौन सी नई सीमा या लक्ष्मण रेखा होगी जिसे लेकर समाज सबसे बड़ा संघर्ष करेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और क्या समाज उसे फिर से परिभाषित करने पर मजबूर होगा? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास से शुरू होकर सीधे हमारे भविष्य पर जाकर रुकता है। आज के इस गहन अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद।